हेलो बच्चों, अब हम बात करते हैं एग्जम्पशंस की। और ये कैपिटल गेन की एक जान है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जम्पशन जरूर आएगी। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्शन का नाम लिखना भी जरूरी है। आपको एग्जम्पशन जब भी आपको क्लेम करनी है क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी सेक्शन के साथ। और इजीली हमें सेक्शन के साथ ही जल्दी से याद हो जाएंगी। अगर हम सेक्शन को याद नहीं रखेंगे तो हमें खुद को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये एंडिंग स्टेज पर आ गए हम कैपिटल गेन के, जहाँ पर हमने वैरायटी ऑफ कैपिटल गेन निकालना अलग अलग कंडीशन में सिचुएशंस में निकालना सीख लिया है। लेकिन अब हम सीख रहे हैं कि कैपिटल गेन निकालने के बाद एग्जम्पशन कैसे क्लेम होगी, क्या कंडीशंस हैं उसके लिए, और इसमें भी अलग अलग टाइप की एग्जम्पशंस में हमें कैसे आगे फॉलो करना है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब के सब एग्जम्पशंस। तो टाइप्स ऑफ एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स। हमारे एग्जम्पशन के लिए दो टाइप की सिचुएशन है। सर्टेन असेट्स आर नॉट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोई कोई हमारी कैपिटल असेट ही नहीं होती है। जैसे पर्सनल मूवेबल असेट, वो पर्सनल मूवेबल असेट हमारी कैपिटल असेट ही नहीं होती है। स्टॉक कैपिटल असेट होता ही नहीं है। तो अगर कोई कैपिटल असेट ही नहीं है तो उसके ऊपर तो कैपिटल गेन निकलेगा ही नहीं। एक तो वो था। For the purpose of capital gain, and hence there is no gain on transfer of such assets. Similarly, there are certain transactions which are not regarded as transfer. उसके बाद हमने देखा था कुछ ऐसी चीजें थी, कैपिटल असेट थी, ट्रांसफर हुआ था, लेकिन हमने कहा था कि ये ट्रांसफर तो है लेकिन हम इसे ट्रांसफर मान नहीं रहे। जैसे कोई गिफ्ट देता है, कोई एज पर विल कोई एसेट जाती है, तो हम उसमें क्या एज्यूम कर रहे थे कि यहाँ पर हमारी कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर है, लेकिन हम इसे ट्रांसफर मान नहीं रहे हैं, तो वो भी टैक्स देने से बच गए थे। एंड हेंस देयर इज no capital gain on such transactions. We will now discuss cases where although there is a transfer and such transfer is of capital asset, but still the capital gain arising on account of such transaction is exempt from the income tax. कैपिटल एसेट भी है, ट्रांसफर भी है, लेकिन फिर भी टैक्स नहीं देना हमें। तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक हम डिवाइड कर देते हैं सेक्शन 10 के हिसाब से। ठीक है, सेक्शन 10 में हमारा क्या क्या आता है, कौन कौन सी एग्जम्पशंस आती हैं वो देखें। और कुछ एग्जम्पशंस आती हैं सेक्शन 54 में, 54 के हिसाब से 54 भी ये सब पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्या है। The Act has exempted capital gain in the hands of various category of person which have already been discussed. हम पहले भी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। सेक्शन 1037 क्या कहता है? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अगर एग्रीकल्चर लैंड को कंपल्सरी एक्विजिशन किया जाएगा, एक्वायर किया जाएगा, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। This section provides the exemption from capital gain if agricultural land is compulsorily acquired by the government. गवर्नमेंट के अलावा और कोई तो कंपलसरी एक्वायर कर नहीं सकता है। तो अगर गवर्नमेंट ने कंपलसरी इसे एक्वायर किया है तो ऐसी सिचुएशन में एग्जेम्प्ट हो जाएगा ऑन सेटिस्फाइंग सम कंडीशंस। वो कंडीशन क्या है उसे समझ लेते हैं। एक तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो एग्जाम नहीं होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। और आपको इसका एक नोट्स बनाने चाहिए। इनकम टैक्स में हर चैप्टर में नोट्स बनाने चाहिए, और नोट्स ऐसे हों कि एक चैप्टर जो 40-50 पेजेस का है वो 2 to 5 पेजेस में आ जाए। ठीक है, ऐसे आप नोट्स बनाइएगा। ये एग्जाम्पशन इंडिविजुअल या HUF के लिए ही है, और such land should have been used for 2 years or more by HUF or individual or parents of such individual before acquisition.
जिस समय एक्वायर हुआ है उससे पहले, इमिडिएटली उससे पहले कम से कम 2 साल तक के लिए ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, चाहे एचयूएफ यूज कर रहा हो, चाहे एसएससी खुद यूज कर रहा हो, या एसएससी के पेरेंट्स यूज कर रहे हो, लेकिन कम से कम 2 साल के लिए ये यूज किया जा रहा हो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। एग्जम्पशन इज अवेलेबल फॉर द कंपनसेशन, जो कंपनसेशन आपको मिलेगी उसके लिए आपको एग्जम्पशन मिलेगी, और एनहेंस्ड कंपनसेशन। कई बार क्या होता है, कंपनसेशन से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कोर्ट में केस कर देते हैं, और अगर आप केस जीत गए और आपकी कंपनसेशन बढ़ गई तो उसके ऊपर भी अप्लाई होता है, रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2004। तो इस बात का ध्यान रखिएगा ना कि अगर 1/4/2004 से पहले आपको मिल गया है कंपनसेशन तो उस सिचुएशन में टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन 1/4/2004 के बाद में मिला है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। द डेट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट एट ऑल रिलेवेंट, क्योंकि देखिए आपको याद है कंपलसरी एक्विजिशन के केस में जब पहली बार आपको फुल कंपनसेशन या पार्ट कंपनसेशन मिलती है तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन उस समय टैक्सेबल हो जाता है। तो अगर हमारा ट्रांसफर मतलब कंपलसरी एक्विजिशन हुआ ईयर 2002 में, कंपलसरी एक्विजिशन हुआ 2002 में, तो ये डेट ऑफ ट्रांसफर है, और आपको कंपनसेशन मिला 2005 में, तो जब कंपनसेशन मिला तभी तो टैक्सेबल होगा, और कंपनसेशन कब मिला है 1/4/2004 के बाद में, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, चाहे ये 1/4/2004 से पहले का ट्रांसफर है। तो ट्रांसफर की डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सपोज ऐसा हुआ कि 2003 में और 2005 में कंपनसेशन मिली, 60% कंपनसेशन 2003 में मिली, 40% कंपनसेशन 2005 में मिली, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि 2003 में जब आप टैक्सेबल करेंगे इसे, तो फर्स्ट टाइम जब हमें इंस्टॉलमेंट भी मिलती है कंपनसेशन की तो उतना पार्ट टैक्सेबल नहीं होता है, वो पूरा का पूरा ही टैक्सेबल हो जाता है। तो उस समय तो एग्जाम्प्ट है नहीं, तो पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा। तो बाद में जब पार्ट कंपनसेशन मिलती है तब दोबारा से तो टैक्स होता नहीं है, तो तब एग्जम्पशन की बात ही नहीं होगी। Land should be compulsorily acquired by the government and for which compensation is approved by the सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई। तो आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिली हो और कंपलसरी एक्वायर किया हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल करेंगे। तो उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेक्शन 1037 ये बहुत बार यूज आएगा, सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 बहुत बार यूज आएगा, नाम आपको ये सेक्शन भी याद रखना है। एग्जाम्पल नंबर 31, मिस्टर एक्स के पास में एक एग्रीकल्चर लैंड है 6 लाख की लखनऊ में। तो लखनऊ एक अर्बन एरिया है, हमें पता है कि रूरल एरिया का एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं होता है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन का सवाल ही नहीं है। तो ये अर्बन एरिया का है इसलिए कैपिटल एसेट है। ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो मतलब 2 साल के लिए कंडीशन होती है कि 2 साल के लिए कम से कम यूज किया हो, इन्होंने तो 10 साल भी यूज कर लिया। गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया, तो कंडीशन ये लॉन्ग टर्म हो, 2 साल के लिए यूज किया गया हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, अर्बन एरिया में हो, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। कंपनसेशन ऑफ ₹10 lakh was settled. The compensation was received by Mr. X on 1/7/2022. तो कंडीशन ये होती है कि जिस दिन कंपनसेशन मिलती है तब वो टैक्सेबल होता है, ना कि जिस दिन गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर किया। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर किया तो उस समय तो आपके पास पैसा नहीं होगा ना टैक्स देने के लिए, तो जब वो एक्चुअल में कंपनसेशन मिलती है तब टैक्सेबल होता है। लेकिन ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 37, क्योंकि उसकी सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है।
ठीक है, कंडीशन क्या क्या है अभी अभी आपको बताई थी, फिर भी आपको एक बार और बता देते हैं ताकि इस क्वेश्चन से रिलेट कर पाए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए तो लॉन्ग टर्म है, और इंडिविजुअल एचयूएफ का होना चाहिए वो भी है, 2 साल के लिए कम से कम उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया हो वो भी है, कंपनसेशन ऑन और आफ्टर 1/4/2004 को मिली हो ये भी बात ठीक है, और ये सब गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई के थ्रू अप्रूव्ड हो, कुछ नहीं कहा तो हम यही एज्यूम करेंगे कि ये अप्रूव्ड है। तो एग्जाम्पल नंबर 31 तो एग्जाम्प्ट हो गया सीधा सीधा अंडर सेक्शन 1037, तो उसकी तो बात ही खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 32 की। आर ने एक्वायर किया है एक एग्रीकल्चर लैंड दिल्ली, दिल्ली अगेन अर्बन एरिया है, 97 में 4 लाख में एक्वायर परचेज किया है इसने। ये गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया 2002 में, और कंपनसेशन फिक्स हुई 25 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज रिसीव्ड हुए 2003 में, और बैलेंस रिसीव्ड हुए 6/4/2004 में। आर वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपनसेशन, और उसने केस कर दिया। कंपनसेशन 5 लाख रुपए से बढ़ गई और वो 25 मार्च 2023 को मिली। फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को 9 लाख है। एम है कंप्यूट द कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ आर फॉर वेरियस असेसमेंट ईयर। तो देखिए सबसे पहला तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर किया 15, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग इसका जो माना जाएगा 15/5/97 से लेकर 14/4/2002 तक माना जाएगा। तो ये तो तय है कि ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लेकिन और ये प्रीवियस ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर क्योंकि ये 2002-3 है, और असेसमेंट ईयर 2003-4 है, लेकिन इस ईयर में टैक्सेबल नहीं है क्योंकि हमें कंपनसेशन नहीं मिली, कंपनसेशन नॉट रिसीव्ड। अगर हमें कंपनसेशन मिल जाएगी तो ही टैक्सेबल होगा। तो ये प्रीवियस ईयर 2-3 की तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। यहां पर पहली बार 25 लाख रुपए की, अच्छा इसके बाद एक मिनट यहाँ पर ये है, लेकिन यहाँ 10 लाख रुपए मिले हैं इन्हें, 10 लाख रुपीस मिले हैं 15/1/2003 में। तो सही है, ये प्रीवियस ईयर 2-3 ही है, सॉरी प्रीवियस ईयर 2-3 ही है। तो इसी प्रीवियस ईयर में इनको ये कंपनसेशन मिल गई। तो कंपनसेशन पूरी मिली हो ऐसा जरूरी नहीं है, कंपनसेशन का पार्ट मिला हो तो भी पूरा का पूरा कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि पार्ट ऑफ द कंपनसेशन भी मिला है, लेकिन आपके पास इतना तो कंपनसेशन है कि आप टैक्स जमा करा सकते हैं। तो ये तो ठीक हो गया कि आपके लिए टैक्सेबल हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जम्पशन कब मिलती है, सेक्शन 10-30 सबसेक्शन 37 में एग्जम्पशन कब मिलती है, अगर ये ऑन और आफ्टर 1/4/2004 कंपनसेशन मिली हो। यहां पर जो कंपनसेशन है 1/4/2004 से पहले मिल गई, तो ऐसी सिचुएशन में तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि पहले ही मिल गई तो ये एग्जम्पशन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं। फुल वैल्यू कंसिडरेशन है 25 लाख, चाहे 10 लाख मिला है लेकिन तय हुआ है 25 लाख मिलना, तो पूरा का पूरा 25 लाख हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 1/4/2001 से पहले, तो कॉस्ट 4 लाख या फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 9 लाख, जो भी ज्यादा हो तो 9 लाख। इसको इंडेक्सेशन करेंगे तो इंडेक्स नंबर कौन से ईयर का मल्टीप्लाई करेंगे, 2-3 का, 2-3 का इंडेक्स नंबर है 105 डिवाइड बाय 1-2 का इंडेक्स नंबर 100। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई 9,45,000, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 15,55,000। ये तो ओरिजिनल
कैपिटल गेन की बात हो गई। अब इन्होंने और कंपनसेशन दिया है और एनहेंस करा है कंपनसेशन, और वो एनहेंस कंपनसेशन मिला है 25/3/2023 को। तो इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर 22-23 है और असेसमेंट ईयर 23-24। तो इस असेसमेंट ईयर में फुल वैल्यू कंसिडरेशन, जो एनहेंस कंपनसेशन होती है, वो फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानी जाती है ना। और इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो कुछ भी नहीं होती है। तो ये 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लेकिन ये एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 37, क्योंकि उसमें ओरिजिनल कंपनसेशन या एनहेंस कंपनसेशन 1/4/2004 के बाद में मिला होता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, ये पहले मिल गया था इसीलिए टैक्सेबल हो गया, ये बाद में मिला तो ये एग्जेम्प्ट हो गया। तो ये तो ए पार्ट का आंसर आ गया पूरा, ए पार्ट। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं। बी में लिखा है आपका आंसर क्या होगा अगर आपको सारा का सारा पैसा, what shall be the answer if the entire original compensation of 25 lakh was received in 2009। तो अगर ये 2009 में रिसीव्ड हुई होती कंपनसेशन, तो ये पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाती अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 37, क्योंकि ये 1/4/2004 या उसके बाद में मिली होती। तो ए और बी दोनों का हमने आंसर निकाल लिया है। चलिए अब हम आ गए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 54। रीजन बीइंग, अगर आपको सेक्शन 54 समझ में आ गया तो यही कॉन्सेप्ट आगे हर जगह अप्लाई होंगे। तो सेक्शन 54 पर सारे के सारे सेक्शन टिके हुए हैं, क्योंकि इसमें जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो हर एग्जामिनेशन पर अप्लाई होंगे। मैं सबसे ज्यादा टाइम सेक्शन 54 में ही लूंगा, बाकी सब में क्या बोलूंगा पता है, सेक्शन 54 में जो पढ़ा था वही है, सेक्शन 54 में पढ़ा था वही है, ऐसा बोलूंगा। तो आपको ये सेक्शन अच्छे से समझना है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और उसके बाद में अगर ये समझ में आ गया तो इसका मतलब बाकी सारे एजम्पशन बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये जान है हमारा, तो ये बी कैटेगरी आ गई सेक्शन 54 वाली। तो सेक्शन 54 एग्जेम्पशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफर किया है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको एजम्पशन मिल सकती है ऑन सेटिस्फाइंग सम कंडीशंस। तो वो क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। असेसी, असेसी कौन हो सकता है? असेसी शुड बी इंडिविजुअल और एचयूएफ। मतलब अगर असेसी इंडिविजुअल है तो आपको एजम्पशन मिलेगी, अगर एचयूएफ है तो मिलेगी, कोई कंपनी है फर्म है तो नहीं मिलेगी। दैट इज एजम्पशन इज नॉट अलाउड टू फर्म कंपनी एओपी बीओआई। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, हमारी असेट क्या होगी? एक तो ये असेसी कौन होगा, असेसी कौन होगा, इंडिविजुअल होगा या एचयूएफ होगा। असेट कौन सी होगी? असेट मतलब जो ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर कैपिटल असेट कौन सी होगी? कैपिटल असेट ट्रांसफर शुड बी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू का मतलब बिल्डिंग और इकलौती बिल्डिंग कई बार नहीं बेच सकते अगर फ्लैट नहीं है। एक आपका घर है और ऊपर और किसी का फ्लैट वगैरह नहीं है, आपका पूरा अपना घर है, तो जो नीचे की जमीन है वो भी साथ में बिकती है घर के साथ, इसीलिए यूज किया जाता है बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू बीइंग ए रेजिडेंशियल हाउस। मतलब अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर आपको एजम्पशन नहीं मिलेगी, रेजिडेंशियल हाउस के लिए मिलेगी। द इनकम ऑफ विच इज चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस चाहे लेट आउट हो चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, वो हाउस प्रॉपर्टी में तो आ ही जाता है, तो इसलिए अब हम ये समझते हैं, बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि केवल रेजिडेंशियल हाउस पर ही आपको एजम्पशन मिलने जा रही है, कमर्शियल पर नहीं मिल। तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आपको एक नया घर खरीदना पड़ेगा तो आपको एजम्पशन मिल जाएगी। देखिए कोई भी इंसान अपना घर क्यों बेचता है?
देखिए, ज्यादातर लोग अपना घर तब बेचते हैं जब कोई मजबूरी होती है, कहीं दूसरे शहर में ट्रांसफर हो जाता है, वरना जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर कभी कोई बेचता नहीं है कि थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिल रहा है तो बेचकर और दूसरे सस्ती जगह चले जाए। ऐसा नहीं होता है जब तक आपके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। और अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आप महंगा मकान बेचकर सस्ता खरीदोगे, लेकिन खरीदोगे, कोशिश करोगे छोटा मिल जाए लेकिन अपना घर हो, क्योंकि जिसका अपना घर होता है वो किराए के मकान में रहना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये, अगर आपने एक अपना घर बेचा है और दूसरा खरीद रहे हो और अगर टैक्स लग गया तो बहुत सारा पैसा तो टैक्स में चला जाएगा, तो आप अपना घर कैसे खरीद पाओगे नया। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए गवर्नमेंट ने आपको एक एजम्पशन अंडर सेक्शन 54 दिया है कि आप अगर नया मकान खरीदोगे तो आपको पुराना वाला कैपिटल गेन फ्री हो जाएगा। तो इसलिए ये लॉजिक है रेजिडेंशियल हाउस के लिए। टाइप ऑफ कैपिटल गेन हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा तो ही छूट मिलेगी। शॉर्ट टर्म का मतलब क्यों नहीं मिलेगी, यहाँ पर भी लॉजिक समझो। शॉर्ट टर्म का मतलब अभी आपने 2 साल के अंदर अंदर खरीदा था फिर बेच रहे हो, इसका मतलब आप, ये मजबूरी नहीं है, कोई कायदे की बात नहीं है, आपको तो मकान खरीदने बेचने की आदत है तो इसलिए आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। इन्वेस्टमेंट, आपको जो पैसा है नए घर के लिए लगाना है, नए घर में पैसा लगाना है, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे और कहाँ करनी है। The assessee has, within a period of 1 year before or 2 year after the date on which transfer took place, purchased। यहाँ पर यह है कि 1 साल पहले या 2 साल बाद के अंदर अंदर आपने एक नया मकान खरीदा हो। 1 साल पहले इसलिए कई बार क्या होता है कि आप अपना मकान बेचकर सड़क पर थोड़ी ना जाओगे, किराए भी नहीं। कई बार क्या होता है आपने मकान खरीदा, सामान उसमें शिफ्ट हुआ, उसमें थोड़ी रिपेयर मेंटेनेंस कराई, शिफ्टिंग हुई और फिर पुराना मकान बेच दिया। और एक्चुअल में पुराना मकान पहले ही बिक जाता है, लेकिन उनसे 6 महीने साल भर का टाइम ले लिया जाता है कि हम नए मकान में शिफ्ट हो जाए, उसके बाद में हम आपको बेचेंगे। यहाँ बेचने का मतलब ट्रांसफर से है। तो इसलिए 1 साल पहले या 2 साल बाद तक आप ट्रांसफर डेट से खरीद सकते हो। तो अगर सपोज ट्रांसफर की डेट है 15 मई 2019, एक ऐसे ही डेट ले रहा हूं, 1 साल पहले 15 मई 18 और 2 साल बाद 15 मई 21, इस दौरान आपको एक नया मकान खरीदना है, ठीक है। और या हैज विदिन a period of 3 years after that date constructed one residential house in India, no exemption for house outside India। तो आप अगर मकान बना रहे हो तो मकान बनाने में तो आपको ज़्यादा समय लगता है, और मकान बन के तैयार हो जाए, नया मकान पुराना मकान बेचने से पहले ही ऐसा उम्मीद कम होती है। तो इसलिए इन्होंने मकान शुरू कब हो ये डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मकान आपके बेचने के 3 साल बाद तक उस दौरान बन जाए। इसका मतलब अगर हम मकान बेचने की मकान खुद बना बनाए खरीद नहीं रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये 15 मई 2022 तक मकान बन के तैयार हो जाए तो आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नॉट ऑल एट ऑल रिलेवेंट, व्हाट इज रिलेवेंट इज द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। Thus, exemption is still available if house is sold off after the construction of new house has begun। मतलब नया मकान बनाना शुरू भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मकान कंप्लीट हुआ हो मकान बेचने के 3 साल के अंदर अंदर। अब ये है कि एजम्पशन कितनी मिलेगी, अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, एग्जम्पशन शैल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उतनी आपको छूट मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखो इतना आसान हो जाता है, इससे पैसा बहुत कम लगता है। देखो एक एग्जांपल, एक इमेजिनरी एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज आपका सेलिंग प्राइस है 50 लाख, ठीक है, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मान लिया 44 लाख, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 6 लाख।
अब आपकी जेब में कायदे से तो 50 लाख रुपए आ गए ना, 50 लाख आ गए, तो कायदे से तो छूट आपको पूरी की पूरी तब मिले कि अगर आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करो तो फिर तो आपका मकान बेचने का फायदा क्या होगा। अगर पूरा ही का पूरा पैसा आप नए मकान में लगाओगे, पुराना लोन कुछ दोगे या कोई फाइनेंशियल है कुछ प्रॉब्लम है तो उसका इस्तेमाल करोगे, तो इसलिए आपको केवल आपको केवल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, केवल 6 लाख, ओनली 6 लाख। अगर आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल गेन माफ हो जाएगा। मतलब आपके पास आए कितने, 50 लाख। उस 50 लाख में से केवल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और पूरा कैपिटल गेन माफ हो जाए। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया सेक्शन है। तो आपको क्या करना है, आपको टैक्स देने से, और मैं बता दूं इस पर 20%, 20% का टैक्स रेट लगता है। तो अगर मैं इस पे 20% का टैक्स लगाऊं तो 1,20,000 रुपए का टैक्स लग जाएगा। तो 1,20,000 का टैक्स बचाने के लिए केवल 6 लाख रुपए खर्च करने हैं, और वो भी खर्च नहीं करने, इन्वेस्ट करने हैं, आपकी अपनी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो आपको कितनी छूट मिलेगी, जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उतनी छूट आपको मिल जाएगी। अब लोग फायदा भी तो बहुत उठाते हैं। फायदा कैसे उठाते हैं, मैंने नहीं, एक इंसान ने क्या करा, नया मकान खरीद लिया 6 लाख का, और फिर उस 6 लाख के मकान को बेच दिया। अब वो 6 लाख का मकान 6 लाख में बिक गया, उस पर तो कोई कैपिटल गेन हुआ नहीं और पुराना कैपिटल गेन माफ हो गया। तो ये गड़बड़ ना हो इसलिए इसलिए आगे कंडीशन क्या है, विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन, द हाउस ऑफ परचेज कंस्ट्रक्टेड मस्ट नॉट बी ट्रांसफर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years। आपका जो नया मकान है वो 3 साल से पहले आप बेच ही नहीं सकते, क्योंकि फिर तो हर कोई खरीदेगा और बेच देगा टैक्स बचाने के लिए। अदरवाइज एजम्पशन गिवन शेल बी विड्रॉन, जो आपको छूट मिली है वो माफी रिवर्सल हो जाएगी, छूट जो मिली है, जो एजम्पशन मिली है वो रिवर्स हो जाएगी। एंड फॉर दिस पर्पस, और यहाँ पर केवल रिवर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपके ऊपर कुछ पेनल्टी भी लगनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर वही वाला टैक्स बाद में लगेगा तो लोग टैक्स आगे खिसकाने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। तो पेनल्टी कैसे लगेगी, while computing the capital gains its cost of acquisition shall be reduced by amount of exemption earlier allowed। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यही एग्जांपल है, 6 लाख रुपए का आपको मकान खरीदना था, कम से कम 6 लाख का मकान खरीदना है अगर आप पूरा का पूरा कैपिटल गेन माफ कराना चाहते हो। अगर आपने 2 लाख रुपए का मकान खरीदा तो 2 लाख का कैपिटल गेन माफ हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। सपोज आपने न्यू हाउस परचेज किया 7 लाख का, भाई एग्जैक्टली 6 लाख का थोड़ी ना जरूरी मिला, आपने 7 लाख का नया मकान खरीदा, हो सकता है ये 17 लाख हो या 27 लाख हो। तो मान लो, और मैं थोड़ा और अमाउंट बढ़ा देता हूँ, आपने 27 लाख रुपीज का न्यू हाउस परचेज कर लिया, तो आपको 27 लाख थोड़ी ना एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, एग्जाम्प्ट तो ज्यादा 6 लाख हो सकते हैं। तो आपको एग्जाम्पशन कितनी मिल गई, अंडर सेक्शन 54 लिखना पड़ेगा जरूर, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे, और आपके लिए टैक्सेबल हो गया नील। अब कंडीशन क्या है, ये जो नया मकान है, ये नया मकान, ये क्या था, पुराना मकान, और ये क्या है, नया मकान। ये जो नया मकान है, ये नया मकान आपको 3 साल से पहले बेचना नहीं, और बेचने पर क्या होगा, यहाँ पर आपको 3 साल से पहले ये मकान बेचना नहीं है, और अगर आपने सपोज 6 महीने के बाद बेच दिया, और ये बेच दिया 28 लाख का, तो ये नहीं कह रहे कि अब 28 लाख का बेच दिया है तो आपको 6 लाख रुपए जो पहले माफ हुए थे वो 6 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा, ये नहीं बोला है। क्या बोला है, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगा, लेस होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था, 27 लाख। इस 27 लाख में से 6 लाख एग्जम्पशन जो पहले थी वो लेस हो जाएगी। दोबारा पढ़े क्या लिखा है, लिखा है
फॉर दिस पर्पज वाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये रही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 27 लाख, shall be reduced by the amount of exemption earlier allowed, shall be reduced कम हो जाएगी, exemption जो पहले अलाउ हुई थी 6 लाख उससे कम हो जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, देखो क्या फायदा हुआ, 21 लाख रह गया हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया 7 लाख। इसका मतलब जो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ हुआ था वो अब टैक्सेबल हो गया एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें पेनल्टी कहाँ आई ये समझो, लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन पे टैक्स रेट मैंने बताया था 20% है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नॉर्मल टैक्स रेट पड़ता है, और जनरली 30% वाले ब्रैकेट में आ जाते हैं आप। तो माफी तो आपको मिली 20%, और अब उसकी वजह से टैक्स देना पड़ा 30%, तो यहाँ 10% की पेनल्टी लग गई, इसलिए कोई भी इंसान उसे 3 साल से पहले बेचेगा नहीं। अब एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, और वो है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। ये क्या है देखो, बहुत बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैंने एज्यूम करा कि हमने 15/5/2019 को 15/5/2019 15/5/2009 को हमने ट्रांसफर कर दिया घर, सपोज बेच दिया। अब नया मकान बनाने के लिए कितना टाइम हमारे पास है, 3 साल, और मकान खरीदने के लिए 2 साल। तो हर कोई, ठीक है, तो 15/5/19 15/5/19 को डेट ऑफ ट्रांसफर है, और आपको पता है ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट क्या होती है, प्रीवियस ईयर खत्म हो जाता है, उसके बाद इंडिविजुअल की 31 जुलाई होती है जनरली। ठीक है, हम कोरोना ये वो सब छोड़ देते हैं, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो 31 जुलाई 2020 एक हमारी ड्यू डेट है ITR फाइल करने की, उस दिन से पहले टैक्स भी जमा कराना है हमें। लेकिन हम साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये भी कह रहा है कि 3 साल का टाइम आपके पास अवेलेबल है, 3 साल का टाइम अवेलेबल है, आप 3 साल तक नया मकान बना सकते हो। तो अब आपसे 1 साल बाद ही टैक्स लिया जा रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो आप कहोगे, एक लिख कर दे दोगे कि देखो हमारे पास तो 3 साल का टाइम है, 3 साल से पहले हम टैक्स नहीं देंगे क्योंकि हम तो नया मकान बनाएंगे। अब ये एक जेन्युइन बात है। तो इसका एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला गया कि जो सीरियस है और जो वाकई में इस पैसे को लगाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, नया मकान बनाना चाहता है, नया मकान खरीदना चाहता है, तो वो झूठ भी तो बोलेंगे लोग। तो इससे बचने के लिए क्या कहा गया, एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम बनाई गई। आप नया मकान बनाना चाहते हो, नया मकान खरीदना चाहते हो, फाइन, आपके पास पैसा भी है क्योंकि आपने मकान बेचा है, तो आप क्या करो, एक गवर्नमेंट का एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट का नाम होता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। उस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करा दो, जितना पैसा जमा कराना चाहते हो उतना करा दो, मतलब जितना नया घर खरीदना या बनाना चाहते हो, जितना खर्चे से उतना पैसा इसमें जमा करा दो। जितना पैसा इसमें जमा कराओगे उतनी छूट आपको अभी हम दे देंगे, ये एज्यूम करते हुए कि आपने नया मकान बना लिया या खरीद लिया। दोबारा से समझो, आपकी इनकम टैक्स फाइल करने की डेट आ गई, 3 साल हुए नहीं, 2 साल हुए नहीं, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पैसा जमा करा देना है। अभी आपने मकान खरीदा नहीं, तो आपको कितना पैसा जमा कराना है, आपने 27 लाख का मकान खरीदना, तो यहाँ 27 लाख जमा कराओगे, नहीं तुम बेवकूफ हो जाओगे। अगर आप 27 लाख जमा कराओगे, आप 27 लाख का मकान खरीदना चाहते हो, फिर भी यहाँ पर आप 6 लाख से ज्यादा क्यों जमा कराओगे, क्योंकि कैपिटल गेन 6 लाख था, ये कैपिटल गेन कितना है, कैपिटल गेन है 6 लाख, और कैपिटल गेन से ज्यादा तो एजम्पशन मिलेगी नहीं, तो जितना पैसा जमा इन्वेस्ट करोगे उतनी एजम्पशन मिल जाएगी। तो 6 लाख से ज्यादा क्यों जमा कराओगे, 6 लाख ही जमा कराओ ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको छूट लेनी है तो आप 6 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा जमा कराओ, अगर 6 लाख से कम खर्च करना चाहते हो तो कम करो। तो आपने 6 लाख रुपए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराने हैं।
अगर आपने इसमें जमा करा दिए तो मान लेंगे कि आपने नया मकान खरीद लिया या बना लिया और आपको छूट मिल जाएगी। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि हमने तो अभी पैसा जमा कराया है, हो सकता है हम बाद में मकान ना बनाए या ना खरीदें। उसका भी हर बात का जवाब आपको मिलेगा। फिलहाल ये बात समझ में आई या नहीं? बिल्कुल आ गई। द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन has to be utilized till the last date of furnishing of return of income, otherwise amount should be deposited in capital gain account scheme। या तो 31 जुलाई तक आप नया मकान खरीद लो, नया मकान बना लो, नहीं तो 31 जुलाई तक जो रिटर्न भरने की तारीख है उससे पहले कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कराओ। उसकी रिसीट सबूत के तौर पे आईटीआर में लिखो, जमा कराओ कि भैया हमने पैसा जमा करा दिया। Proof of such deposit should be enclosed with the return. Subsequently, the amount should be withdrawn from this scheme and should be utilized for a specified purpose. Otherwise, तो ये कह रखा है कि पैसा जमा करा दो, सबूत दिखा दो, अब बाद में इस पैसे का इस्तेमाल उसी काम के लिए करना जिस चीज के लिए पैसा जमा कराया है। पैसा क्यों जमा किया है? नया मकान खरीदने या बनाने के लिए। तो आप इसका पैसा विड्रॉ करोगे नया मकान खरीदने या बनाने के लिए। Otherwise, it will be considered to be long-term capital gain of the year in which the prescribed period has expired. Suppose 3 साल का टाइम है, अब 3 साल तक आपने पैसे का इस्तेमाल नहीं करा, तो 3 साल खत्म होते ही टैक्सेबल हो जाएगा। वो जो पुराना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वही, या जो आपने यूटिलाइज पैसा नहीं किया। मतलब सपोज आपने कितना पैसा जमा किया? 6 लाख, ठीक है। तो आपने 3 साल के अंदर अंदर इस 6 लाख का इस्तेमाल करना है। बनाने के लिए करोगे तो 3 साल, मकान खरीदने के लिए तो 2 साल, 2 साल के बाद मकान खरीदोगे तो छूट नहीं मिलेगी। सपोज आपने एक सिचुएशन है कि आपने 6 लाख रुपए का पूरा पैसा यूज कर लिया, तो कुछ नहीं होगा। फिर पैसा यूज कर लिया, ठीक है, आपको छूट तो पहले ही मिल गई, अब कुछ नहीं होगा। सपोज आपने 5 लाख का यूज करना था, 6 लाख करा 5 लाख, तो 3 साल बाद आफ्टर 3 इयर्स, क्योंकि 3 साल तक तो आप कभी भी मकान बना सकते हो, आफ्टर 3 इयर्स 1 लाख टैक्सेबल हो जाएंगे, 1 लाख टैक्सेबल हो जाएंगे एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और सपोज आपने 0 यूज करा, तो आफ्टर 3 इयर्स 6 लाख टैक्सेबल हो जाएंगे एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये काम आपको समझ में आ जाना चाहिए। और अगर आपने इस दौरान 3 साल के दौरान पैसा निकाला और उस पैसे का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए कर लिया, मकान बनाने खरीदने के अलावा किसी और चीज के लिए कर लिया 3 साल के अंदर, तो जिस साल इस पैसे का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए करोगे उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जितना पैसा गलत गड़बड़ यूज कर रहे हो। समझ में आती है ना बात? Extension of time for acquiring new asset or depositing or investing amount of capital gain section 54H। ये क्या कह रहा है? If the asset has been acquired compulsorily by the गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया आपका घर या जमीन, और वो कंपनसेशन ट्रांसफर हो गया, कंपनसेशन आपको 2 साल तक मिली नहीं, 3 साल तक नहीं मिली, तो 3 साल का टाइम तो खत्म हो गया। तो आप कैपिटल गेन अकाउंटिंग स्कीम में भी पैसा कहां से जमा करोगे जब कंपनसेशन ही नहीं मिली? तो वो ये जो टाइम पीरियड है 2 साल बाद, 1 साल पहले या 3 साल, कैपिटल गेन अकाउंटिंग स्कीम ये सब कब होगा? जब कंपनसेशन मिलेगी तब से शुरू होगा, ठीक है। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट इंस्टेड ऑफ डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। तो जिस दिन पैसा मिलेगा तब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें एक नई अमेंडमेंट आई है 2021 से। पहले केवल एक ही मकान आप खरीद सकते थे या बना सकते थे। कितना? केवल एक ही मकान खरीद सकते थे नया या बना सकते थे, एक मकान। लेकिन अब क्या आया है? एग्जामिशन ऑफ 2 हाउसेज आर अलाउड प्रोवाइडेड कैपिटल गेन इज अप टू 2 करोड़। अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे कम है, 2 करोड़ या उससे कम है, तो आप एक की बजाय 2 घर खरीद सकते हो या एक घर खरीद सकते हो, एक घर बना सकते हो। अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है या 2 करोड़ है, अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो नहीं, 2 करोड़ या उससे कम है तो आप एक की बजाय 2 घर भी खरीद सकते हो, बना सकते हो। Further, such option is allowed only once in the lifetime।
और ये लाइफ टाइम में एक बार मौका मिलेगा। सपोज आपने एक बार मौका यूज कर लिया, फिर लाइफ में कभी दोबारा मौका ये नहीं मिलेगा। वंस इन ए लाइफ टाइम, दैट इज आफ्टर बेनिफिट ऑफ ओनली वन हाउस शैल बी अलाउड। एक बार दो घर का मिलेगा, उसके बाद हर साल हर बार एक एक घर का तो हमेशा मिलेगा, दो घर का केवल एक ही बार मिलेगा। ऑल अदर कंडीशन आर सेम। तो क्या एजम्पशन इज अवेलेबल इफ असेट ट्रांसफर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, वो तो है ही। बीइंग ए रेजिडेंशियल हाउस, वो भी है। और लैंड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019। तो दो घर की छूट आपको तब मिलेगी जब आपने 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद में ट्रांसफर किया है, क्योंकि ये आया ही नया अभी है सेक्शन, उससे पहले तो था ही नहीं। और उम्मीद है क्योंकि ये नया आया है, तो अब नई चीज एग्जाम में आती है, तो 1-2 साल तक तो ये एग्जाम में जरूर आने की उम्मीद है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा ना हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बच्चों ये था पूरा सेक्शन 54, और ये मैंने आपको बहुत आराम से तसल्ली से समझाया है। और अगर ये आपको समझ में आ गया है तो बाकी सारे सेक्शन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सब में यही लिखा है, सब में यही लिखा है, सब सेम है। बस एक हल्की सी पुरानी एसेट और इन्वेस्टमेंट चेंज होगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसे अच्छे से आप झेल लो। इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे करेंगे, बाकी फिर तो सब समझ में आ ही जाएगा हमें। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 33 की बात करते हैं। मिस्टर एक्स हैं, परचेज किया उन्होंने रेजिडेंशियल हाउस 2005-06 में 2 करोड़ रुपीस का। हाउस प्रॉपर्टी को बेचा है प्रीवियस ईयर 22-23 में 10 करोड़ रुपीस का, और कैपिटल गेन को इन्वेस्ट किया है दो प्रॉपर्टी में 4-4 करोड़ रुपए की। हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल गेन। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी एग्जम्पशन होता है सेक्शन 54 या किसी भी सेक्शन में, तो एग्जम्पशन की टेंशन आपको पहले नहीं लेनी। एग्जम्पशन के बारे में सोचेंगे आप कैपिटल गेन निकालने के बाद। कैपिटल गेन निकालते हुए आपको बिल्कुल एग्जम्पशन के बारे में नहीं सोचना है, आपको केवल कंसंट्रेट करना है कैपिटल गेन पे। तो एक रेजिडेंशियल हाउस है, तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर। हमारा जो ये बेचा है प्रीवियस ईयर 22-23, तो असेसमेंट ईयर 23-24 है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कब तक है, तो 5-6 से लेकर हमारे पास 22-23 तक है, तो ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन लिखा जाता है, कितने में बेचा है, तो 10 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी को बेचा है इन्होंने। ठीक है, लेस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये प्रॉपर्टी को इन्होंने खरीदा था 2 करोड़ में, और बेचा है अभी, तो अभी के हिसाब से इसका इंडेक्सेशन होगा। इंडेक्सेशन इस साल का हमारा 331 है, प्रीवियस ईयर 22-23 का इंडेक्स नंबर 331 है। डिवाइड करेंगे 5-6 के इंडेक्स नंबर से जो 117 है। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर की टेबल आपके पास होगी ही, तो ये 5,65,81,197, मतलब 5,65,81,197 रुपीज आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 4,34,18,803। तो यहां तक कोई टेंशन नहीं लेनी है एग्जम्पशन की। अब एग्जम्पशन की बात करेंगे। इन्होंने नया घर खरीदे हैं 2, तो हमें एक घर बेचकर एक घर खरीदे या एक घर बेच के 2 घर खरीदे, तो सेक्शन 54 की एग्जम्पशन मिल सकती है, प्रोवाइडेड कि हमने उसकी कंडीशन को फुलफिल किया हो। कंडीशन ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, इंडिविजुअल का हो तो इंडिविजुअल भी है। ठीक है, रेजिडेंशियल हाउस बेचा हो, रेजिडेंशियल हाउस खरीदा हो, ये भी ठीक है।
अगर 2 घर खरीदे हैं तो लाइफ में एक ही बार आपको छूट मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर ना हो। तो यहाँ तो 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको एक ही घर की छूट मिलेगी। नया घर आपने खरीदा तो 3 साल के अंदर अंदर, बनाया तो 3 साल के अंदर अंदर, खरीदा तो 1 साल पहले या 2 साल बाद तक आप उस मकान को खरीद सकते हैं। तो इन्होंने जो मकान खरीदा है ये बताया नहीं कब खरीदा, तो मान लेते हैं कि विद इन टाइम पीरियड इन्होंने खरीद लिया। तो इन्हें एक ही घर की छूट मिलेगी, क्योंकि इनका जो कैपिटल गेन है, कंडीशन देखो क्या थी हमारी। कंडीशन ये थी कि हमारा कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा ना हो, तभी 2 घर की छूट मिल सकती है आपको। तो अप टू 2 करोड़ है तो आपको एक बार लाइफ में 2 घर खरीदने का ऑप्शन हो सकता है, मिल सकता है, 2 घर की छूट मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर का कैपिटल गेन है तो आपको एक ही घर खरीदने की छूट है। जितना एक घर में पैसा लगाया है, एक घर 4 करोड़ का है, तो 4 करोड़ रुपए की आपको छूट मिल जाएगी और आपके लिए टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 34,18,803 रुपीज। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 34 की बात करते हैं। मिस्टर एक्स ने एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदा था 1/4/2017 में 9 करोड़ रुपए का, और ये इन्होंने 10 करोड़ का बेच दिया 31 मार्च 23 में। उसने इन्वेस्टमेंट करी है कैपिटल गेन में 2 घरों में 50-50, 2 घर हैं 50 लाख के, ठीक है, और हमें कैपिटल गेन निकालना है। तो 1/4/17 से लेकर एक दिन पहले तक का अगर मैं लिखूं तो ये लॉन्ग टर्म हो गया, 2 साल से ज्यादा हो गया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेलिंग प्राइस मेरा है 10 करोड़। लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये खरीदा था 9 करोड़ में, इस साल बेचा है, और 17-18 का जो इंडेक्स नंबर था वो था 272, ये 22-23 का है, तो ये आ गया 10 करोड़ 95,22,059। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नेगेटिव में आ गया, मतलब लॉस हो गया, 95,22,059 का लॉस हो गया। अब जब लॉस ही हो गया तो एग्जम्पशन का सवाल ही नहीं है। एग्जम्पशन कब मिलेगी आपको? जब आपको प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो एग्जम्पशन कैसे मिलेगी? तो ये ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट में ये मेन पार्ट का आंसर है। फिर एक ऑप्शन दिया है ए में कि मान लो ये मकान 12 करोड़ में बिका, तो अगर ये मकान 12 करोड़ रुपए में बिका तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो यही रहेगी 10 करोड़ 95,22,059। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ 4,77,941 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और इसमें से क्योंकि ये 2 करोड़ से ऊपर का कैपिटल गेन है तो आपको जो एग्जम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 54 एक ही घर की मिलेगी। आपने 50 लाख रुपए के 2 घर खरीदे हैं, 50 लाख का एक घर नहीं है, 50 लाख ईच भी नहीं लिखा है, इसका मतलब 50 लाख के 2 घर हैं, तो एक घर 25 लाख का हो गया। तो आपको जो छूट मिलेगी वो केवल 25 लाख रुपीस की मिलेगी, और आपके लिए टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आ जाएगा वो 1,79,77,941 हो जाएगा। बी केस में बोला है अगर 13 करोड़ का हो, एक मिनट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, हाँ ठीक है, 2 करोड़ से ऊपर का हो गया,
तो यहाँ पर अगर बोला है 12 करोड़ में बेचा हो, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पर, अगर ये हमने 12 करोड़ का बेचा है तो ये हमारा जो कैपिटल गेन है ये आ रहा है 1,04,77,000 मतलब 77,941। और क्योंकि ये 2 करोड़ से कम की एग्जम्पशन है तो 2 करोड़ से कम का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो हमें 2 घर की एग्जम्पशन मिल सकती है, तो हमें 2 घर की एग्जम्पशन मिल जाएगी और हमारे लिए जो टैक्सेबल आएगा कैपिटल गेन वो 54,77,941। मैंने गलती से बी का आंसर निकाल दिया था। बी में फुल वैल्यू कंसिडरेशन है 13 लाख, तो यहां से हमारा जो कैपिटल गेन है वो ज्यादा का आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो कैपिटल गेन है वो 2,04,77,941 आ रहा है। तो यहाँ ज्यादा होने की वजह से जो एग्जम्पशन है वो एक ही घर की मिलेगी 25 लाख। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 1,79,77,941। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई थी इसमें करते हुए, कि अगर हमने 12 लाख में बेचा है तो हमारा जो कैपिटल गेन है 2 करोड़ से कम है, तो हमें 2 घर की डिडक्शन मिल जाएगी। 2 हाउसेस विल बी एलिजिबल टू गेट डिडक्शन। और अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको एक ही घर की एग्जम्पशन मिलेगी, इसलिए यहाँ 50 लाख की जगह 25 लाख की एग्जम्पशन मिली है। क्वेश्चन नंबर 22, मिस्टर एक्स ने बेचा है रेजिडेंशियल हाउस 2123 में 10 करोड़ रुपए में। तो इन्होंने एक रेजिडेंशियल हाउस बेचा है 10 करोड़ का और ये खरीदा था इन्होंने 25/12/17 को 4 करोड़ में। मिस्टर ए ने एक नया घर भी खरीद लिया है 1222 में और एक और नया घर खरीदा 1323 में 1 करोड़ रुपए का। हमें कैपिटल गेन निकालनी है। जैसे मैंने पहले बोला था कि आप पहले कैपिटल गेन निकालिए, आप टेंशन मत लीजिए, आप घबराइए मत कि भाई क्या होगा, कैपिटल गेन कितना आएगा, एग्जम्पशन कितना। पहले आप कैपिटल गेन निकालिए, एग्जम्पशन की बात बाद में करेंगे। तो हम कैपिटल गेन निकालते हैं फॉर मिस्टर एक्स असेसमेंट ईयर 23-24 पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो इनके पास ये 25 दिसंबर 17 को था, 21 को इन्होंने सेल किया है। तो अब लॉन्ग टर्म तो है ही है, ये तो हमें पता चल ही गया। फुल वैल्यू कंसिडरेशन जब हम लिखते हैं तो ये जो मकान इन्होंने बेचा है 10 करोड़ रुपए में, इसमें से लेस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये खरीदा था 4 करोड़ में, तो इंडेक्स नंबर है इस साल का 331 और जो ये है ईयर 1718। तो 1718 ईयर का हमारा इंडेक्स नंबर था 272। तो 4 करोड़ का इंडेक्सेशन करते हैं, 4 करोड़ 86,76,471 और हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 5 करोड़ 13,23,000
529। अब इन्होंने घर खरीदा है, 1-1 करोड़ के 2 घर खरीदे हैं, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल गेन होने की वजह से इन्हें एक ही घर की छूट मिल पाएगी। तो 1 करोड़ का एक घर मिल पाएगा इन्हें एग्जम्पशन में। तो लेस कर देते हैं एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 1 करोड़, और हम लिख देंगे, नोट डाल देंगे कि क्योंकि इनका कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है, तो इसलिए एक ही घर की इन्हें छूट मिल पाएगी। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो एक ही घर की छूट मिलेगी, 2 घर की छूट नहीं मिलेगी, 2 घर की डिडक्शन इन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि कैपिटल गेन इनका क्या था, 2 करोड़ से ऊपर का था। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मिस्टर एक्स had purchased a residential house for 10 lakhs in 5-6 और ये इन्होंने इस साल बेच दिया 58 लाख में, सेलिंग एक्सपेंसेस भी हैं, और एक नया घर भी खरीद लिया। नया घर खरीदने के लिए इनके पास समय है कि ये नया घर खरीद सकते हैं 1 साल पहले या 2 साल बाद तक, और इन्होंने 28 लाख का एक घर खरीद लिया। तो हमें बताना है क्या होगा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग तो लंबी है, 5-6 से लेकर 22-23 है, तो लॉन्ग टर्म तो हो ही गया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन्होंने 58 लाख में सेल किया है। इसमें से लेस होंगे सेलिंग एक्सपेंसेस 5%, तो 5% 58 लाख का होता है 2,90,000। तो नेट सेल्स कंसिडरेशन आ गया 55,10,000। लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो 10 लाख में खरीदा था, इस साल का इंडेक्स नंबर 331 है, और जो खरीदा था 5-6 उसका इंडेक्स नंबर था 117। तो इंडेक्सेशन करने पर आया 28,29,060 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 26,80,940। अब इन्होंने नया घर 28 लाख का खरीदा है, तो लेस करेंगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, जो होगा एक्चुअल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 26,80,940 या अमाउंट इन्वेस्टेड एज पर सेक्शन 54 28 लाख, जो भी कम हो, क्योंकि जितना आपका कैपिटल गेन है उससे ज्यादा एग्जम्पशन मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आपके लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा यहाँ पर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 28 लाख रुपीस की एग्जम्पशन देकर नेगेटिव में वैल्यू निकाल दें, वो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, मिस्टर एक्स ने बेचा है रेजिडेंशियल हाउस 51 लाख में और सेलिंग एक्सपेंसेस है 1 लाख, तो नेट सेल कंसिडरेशन 50 लाख हो गया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी दिया हुआ 27.8 लाख। इन्होंने डिपॉजिट किया है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, फाइलिंग डेट ड्यू डेट से पहले डिपॉजिट कराना होता है, और इन्होंने डिपॉजिट कराया है। अगर 31 जुलाई फाइलिंग डेट है, तो इन्होंने जो 7.5 लाख ड्यू डेट के बाद में डिपॉजिट कराया, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इन्हें। तो हमें कैपिटल गेन निकालना है। अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कैपिटल गेन निकालते हुए टेंशन मत लीजिए, एग्जम्पशन की वो बाद में मिल ही जाएगी। आप पहले कैपिटल गेन निकालने पे कंसंट्रेट करिए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 51 लाख, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 1 लाख, नेट सेल्स कंसिडरेशन 50 लाख, लेस इनके पास इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें दिया हुआ है 27,80,000।
तो इसका मतलब हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 22,20,000। अब यहां पर हमें एग्जम्पशन मिल सकती है अंडर सेक्शन 54, या तो हमने मकान खरीदा हो बनाया हो ड्यू डेट से पहले, या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा किया हो। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्होंने जो ड्यू डेट से पहले डिपॉजिट किया है 15 लाख रुपए, उसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। जो ड्यू डेट के बाद में 7.5 लाख रुपए डिपॉजिट किया, उसकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो याद रखिए, नोट डाल दीजिएगा कि जो हमारा पैसा, नोट डाल दीजिएगा, अमाउंट इन्वेस्टेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न under section 139 subsection 1 will not be eligible for exemption। ठीक है, वो एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। मिस्टर एक्स ने परचेज किया रेजिडेंशियल हाउस 99,2000 में, 2 लाख में, फेयर मार्केट वैल्यू 235 है। इन्होंने इम्प्रूवमेंट भी किया 5 लाख का, और इन्होंने सेल कर दिया 83 लाख में। नया घर खरीदा वो बात की बात है, नया घर बेचा बात की बात है। सेलिंग एक्सपेंसेस 1% है। तो हम पहले कैपिटल गेन निकालने पे कंसंट्रेट करते हैं। तो पहले कैपिटल गेन निकालते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो 99,2000 से लेकर 2022-23 है, तो लॉन्ग टर्म है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो बेचा गया है, ये मकान इन्होंने 83 लाख में बेचा है, 83 लाख में। लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, 1% है, तो 1% का मतलब 83,000। तो नेट सेल्स कंसिडरेशन आ जाएगा 82,17,000 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे 2 लाख, या फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 235, जो भी ज्यादा हो 235। उसके बाद इसका इंडेक्सेशन होगा करंट ईयर इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय ट्रांसफर एक्विजिशन ईयर इंडेक्स नंबर। तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारी 7,77,850। फिर लेस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो इन्होंने जो इम्प्रूवमेंट किया है ये 3/4 में किया है 5 लाख का। तो 3/4 का इंडेक्स नंबर था 109, तो इसका इंडेक्स वैल्यू आ गया 15,18,349, और हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 59,20,801। जैसे मैंने कहा था कि हम पहले कंसंट्रेट करेंगे कैपिटल गेन निकालने पर, जो हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं एग्जम्पशन की। तो इन्होंने एक नया घर खरीदा है 15/7/2023 को, मतलब 2 साल के अंदर अंदर हमें खरीदना होता है नया मकान, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग से पहले या फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कराया। तो पैसा लाके इन्होंने घर खरीद लिया, और वही मोर देन सफिशिएंट था, इन्हें और घर खरीदने की जरूरत नहीं थी। रीजन बीइंग कि इनको
कैपिटल गेन ही कम है और इन्होंने 65 लाख का खरीद लिया है घर, तो कोई जरूरत नहीं थी इन्हें पूरा और मतलब पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो एक्चुअल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 59,20,801 या अमाउंट इन्वेस्टेड, जो अमाउंट इन्वेस्टेड है, नया घर इन्होंने 65 लाख का खरीदा, तो दोनों में से जो भी कम है तो 59,20,801 एग्जम्प्ट हो गया और टैक्सेबल हो गया नील। तो इनके लिए फ्री हो गया ये वाला कैपिटल गेन। अब ये जो नया घर है, इस नए घर को 3 साल तक बेचना नहीं होता है। अगर 3 साल तक बेचा तो एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ न्यू कैपिटल गेन हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जितना एग्जम्पशन मिला था वो माइनस कर देंगे। तो इन्होंने 15,723 को खरीदा और 1 साल के अंदर अंदर नए घर को बेच दिया। तो अब हम कैपिटल गेन निकालते हैं नए घर के लिए। कैपिटल गेन न्यू हाउस के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग, जो नया घर खरीदा है वो 15,723 को खरीदा है और बेच दिया 1124 को, या तो ये लिख लो या 31 दिसंबर 2023। मैं हमेशा कहता हूँ दोनों में से कुछ भी लिखे, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ शॉर्ट टर्म हो गया। ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन्होंने जो बेचा है वो 68 लाख में बेचा है। इसमें से लेस होगा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 68,000, नेट सेल कंसिडरेशन आएगा 67,32,000 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में तो इंडेक्सेशन तो होगा नहीं। कॉस्ट है इनकी 65 लाख, 65 लाख का नया मकान खरीदा, लेकिन इसमें से पुरानी जो भी हमें एग्जम्पशन मिली है वो माइनस हो जाएगी। जो भी एग्जम्पशन हमें मिली है 59,20,801, तो जो एग्जम्पशन मिली थी वो माइनस हो जाती है। तो हमारी कॉस्ट केवल 5,79,199 मानी जाएगी और जो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हुआ था वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म पर 20% का टैक्स रेट लगता है, शॉर्ट टर्म पे इफेक्टिवली 30% लगता है, तो लॉस हो जाएगा ना। कोई भी ऐसा ना करे, इसलिए इन्होंने ये सिस्टम बना रखा है कि हम माफ तो करेंगे आपका लॉन्ग टर्म, लेकिन अगर आपने नया मकान टाइम से पहले बेच दिया तो आप पर टैक्सेबल लगाएंगे शॉर्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 25, एक घर 2007 में खरीदा था रेजिडेंस के लिए और इन्होंने 2009 में इसे बेचने के लिए बात करा 10 लाख में, और इन्हें एडवांस मनी मिली है, एडवांस मनी फॉरफिट करी है। फिर इन्होंने बाद में ये मकान बेचा है और एक नया मकान भी खरीदा है। तो एडवांस मनी फॉरफिटेड 1/4/2014 से पहले होती थी, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करते थे और 2014 के बाद वाली को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में माना जाता था। क्योंकि ये एडवांस मनी फॉरफिटेड 1/4/2014 से पहले की है, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस हो जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। हम निकालते हैं कैपिटल गेन, और पीरियड ऑफ होल्डिंग है ये 157 से लेकर 1422 लॉन्ग टर्म। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इन्होंने जो मकान बेचा है 15 लाख में बेचा है, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इनके पास में जो कॉस्ट है वो है 4,50,000, लेकिन इस कॉस्ट में से हम लोग माइनस कर देंगे जो इसने एडवांस मनी फॉरफिट किया था 70,000। अब इसका इंडेक्सेशन करेंगे और जो इनका घर था 7-8 में इनके पास, उसके इंडेक्स नंबर से डिवाइड कर देंगे।
तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा 9,75,039 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 5,24,961। तो ये बात तो थी कैपिटल गेन की। अब इन्होंने ये एडवांस मनी फॉरफिट करके नया इन्वेस्टमेंट जो करा है घर में वो 180 है, तो लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 जनवरी 23 में तो विद इन टाइम लिमिट इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो 1,80,000 की डिडक्शन मिल जाएगी और टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 524,961 माइनस 1,80,000 तो 3,44,961। ठीक है, अभी इस नए घर के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, बताया है, तो यहीं पर ही क्वेश्चन को एंड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, मिस्टर एक्स ने एक घर खरीदा था 2001 में 2 लाख का, फिर इसे बेच दिया 100 लाख में, और एक नया मकान भी खरीदा है फिर उसे भी बेच दिया है। तो सबसे पहले तो कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24, पीरियड ऑफ होल्डिंग, ये मकान हमारे पास 1/7/2001 से 1/7/22 तक रहा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इन्होंने जो मकान बेचा है वो 100 लाख में, मतलब 1 करोड़ में बेचा है, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये मकान जो खरीदा था ये 2 लाख में खरीदा था इन्होंने, और इसका इंडेक्सेशन कर देते हैं। 2001-2 का इंडेक्स नंबर 100 है, तो इंडेक्सेशन करके आया 6,62,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 93,38,000। इन्होंने एक नया मकान खरीदा है 1/7/2023 को, 1 साल के अंदर अंदर 20 लाख का, तो एग्जम्पशन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 54 20 लाख और टैक्सेबल आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 73,38,000। ये हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये जो नया मकान खरीदा है ये 3 साल से पहले बेचना नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने बेच दिया है 3 साल से पहले, इवन 1 साल बाद ही। तो न्यू हाउस का पीरियड ऑफ होल्डिंग है इनके पास शॉर्ट टर्म, प्रीवियस ईयर 24-25 है और असेसमेंट ईयर 25-26। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये जो मकान है ये इन्होंने बेचा है 22 लाख में, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये मकान इन्होंने खरीदा था 20 लाख में। अब ये क्योंकि 20 लाख में खरीदा था, लेकिन इसमें से 20 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे जो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 क्लेम करा था इस पे, ये वाला पूरा 20 लाख लेस हो जाएगा, कॉस्ट नील होगा और पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा 22 लाख रुपीस। तो नया मकान अगर आप बेच देते हैं टाइम से पहले तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाता है।